हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम लोग अपना न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। बायो का है, उसका नाम है जीवों का विकास। जीवों का विकास यानी इवोल्यूशन। अब ये इवोल्यूशन वर्ड्स क्या है, चलिए इसको पहले हम लोग समझते हैं। इवोल्यूशन मीन्स होता है बच्चों क्रम रूप से विकास होना। क्रम विकास अगर आप देखते हैं बच्चों, तो पहले आदि मानव से लेके अब तक के मानव का जो विकास हुआ वो हमारा क्या कहलाएगा, इवोल्यूशन। बहुत परिवर्तन हुए पहले के मानव, आदि मानव में और अब के मानव में। यानी कि क्रमागत विकास क्या कहलाता है, हमारा इवोल्यूशन। चलिए इसको समझते हैं। पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीव की प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ जीव से हम सभी परिचित हैं, कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना है। कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं, उनके अवशेष या जीवाश्म से ही उनके होने की पुष्टि होती है। बहुत से जीव पृथ्वी पर बच्चों पहले थे, अब वो नहीं है, वो विलुप्त हो गए हैं। कई कारण है उनके विलुप्त होने का, या तो उनके रहने के लिए ये आवास सही नहीं है, फिर उनको क्या हुआ, भोजन की कमी होने लगी, धीमे धीमे वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। विलुप्त जीव में बच्चों हमारे जैसे पांडा हैं, ध्रुवीय भालू हैं, सी हॉर्स हैं, बहुत से जीव ऐसे हैं जो विलुप्त हो रहे हैं। इन्हीं में से एक है डायनासोर। डायनासोर को सबने इसका नाम सुना होगा। इसकी मूवी भी आई थी बच्चों, जुरासिक पार्क, जिसके थ्रू हम लोग ने डायनासोर को जाना कि वो कितने बड़े होते हैं, क्या हैं। देखिए, डायनासोर का नाम आप सभी ने सुना होगा। पूरे विश्व में ही नहीं, हमारे देश में भी कई जगहों पर इनके अवशेष समय समय पर मिले हैं। जैसे कि जबलपुर के पास लमघेटा में नर्मदा घाटी के कई जगह पर इनका प्राकृतिक आवास रहा है। हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगह इनके अवशेष मिल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये विविध प्रकार के थे। यानी डायनासोर जो हम थे बच्चों, वो सिर्फ एक प्रकार के नहीं थे, वो भी कई तरह के थे। और पृथ्वी पर लगभग ये कितने थे, 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व ही इन्हीं जानवरों का राज था। एक छोटे से छोटा डायनासोर भी लगभग कितने का था बच्चों, 50 सेंटीमीटर का। तो बड़ा डायनासोर लगभग 40 मीटर का था। अब आप इमेज कर सकते हैं कि ये कितने बड़े होंगे। यानी 40 मीटर का एक बड़ा डायनासोर था, और जो छोटा था बच्चों, वो छोटा से छोटा, वो भी हमारा कितना था, 50 सेंटीमीटर का। इनमें से कुछ तो बच्चों मांसाहारी थे, और कुछ कौन से थे, शाकाहारी थे। लगभग कोई 2 पैर पर चलने वाला था, तो कोई 4 पैर पर, और कोई उड़ने वाला। अब यहाँ पर देखिए एक फिगर बच्चा आप लोग के सामने, यहाँ पर डायनासोर की कुछ पिक्चर्स हैं। देखिए इसमें कई तरह के डायनासोर दिखाए गए हैं। जैसे ये शाकाहारी हैं, ये हमारे कैसे मांसाहारी हैं। इधर उड़ने वाले को दिखाया जा रहा है। तो एक ही तरह के ये देखिए उड़ रहे हैं, ये सारे कौन से, ये डायनासोर उड़ने वाले हैं। तो एक ही तरह के डायनासोर नहीं है, इसमें कई तरह के डायनासोर की पिक्चर्स है, जिसको हमने पिक्चर्स के थ्रू अभी जाना। फिर देखते हैं कि डायनासोर के समय में और उससे पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे, जिनमें से कुछ प्रकार के शैवाल, फर्न, मार्स, साइकस, गिंको आदि पौधे आज भी पाए जाते हैं। यानी कि डायनासोर के समय पाए जाने वाले पौधों में कौन से थे बच्चों, जैसे शैवाल था, फर्न था, मार्स था, साइकस था, गिंको था, और ये पौधे आज भी पाए जाते हैं। जिनमें से कुछ प्रकार यही नहीं, चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी तब थे, और तिलचट्टा भी। यानी चूहा जो था बच्चों, डायनासोर के समय भी पाया जाता था। तो और तिलचट्टा यानी काकरोच भी। आज के पक्षियों को तो डायनासोर का छोटा सा रूप माना जाता है। जो पक्षी हैं बच्चे, बर्ड्स, उनको क्या कहते हैं कि डायनासोर का छोटा सा रूप है। इस प्रकार ये सूची बहुत लंबी होती जाएगी। डायनासोर के खत्म होते होते विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। जब डायनासोर बच्चे खत्म हुए थे, तो उसके बाद बड़े जानवरों में कौन से हमारे थे, हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीवों की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं,
परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते। आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे मनुष्य और शेर जो डायनासोर के युग में नहीं थे। डायनासोर के युग में पाए जाने वालों में मनुष्य और शेर जो थे वो डायनासोर के युग में नहीं पाए जाते थे। अब है, ज़रा सोचिए ऐसा क्या हुआ होगा, कैसे कैसे नए नए जीव बने होंगे या जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा, कैसे कैसे नए नए जीव बने होंगे, जीवों में परिवर्तन आया होगा। तो जीवों में जो नए नए जीव बने, तो बच्चों ये नए जीव कैसे कैसे होता है जीवों में परिवर्तन। देखिए हमारे में जो अनुवांशिकी लक्षण होते हैं, उन अनुवांशिकी लक्षणों में बदलाव आने से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, उनमें परिवर्तन जीवों में आने लगता है। तो ये हमारा क्या है, जैसे उससे नए जीव बनने का विकास होता है। और कुछ आवास यानी हैबिटेट के कारण, जहाँ पर जो जिस तरीके से रहने योग्य अपने को बना लेता है, जहाँ पर अपने को सरवाइव कर पाता है, फिर वहाँ पर ये क्या होता है, अपने को उस तरीके से उनके अनुवांशिकी लक्षणों में भी परिवर्तन होता है। तो धीमे धीमे उनमें भी क्रमागत होते होते परिवर्तन होते होते नए नए जीवों का विकास होने लगता है, यानी जीवों में परिवर्तन होने लगता है। देखिए यहाँ पर एक है कि क्या आप जानते हैं गिंको नामक ये पेड़ डायनासोर के युग का है। ये यहाँ पे इसकी पिक्चर्स भी बनी है बच्चों गिंको की। और ये हिरोशिमा में एटम बम में सब कुछ ध्वस्त होने के बाद पहला पनपने वाला सजीव है। यानी कि ये जो गिंको पौधा है, ये हिरोशिमा में जब एटम बम से सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो सबसे पहले ये पनपने वाला यही सजीव था। यानी ये इतना सरवाइव किया, उसको सह सका, उसके बाद भी ये पनपा। तो और ये जो था हमारा पौधा अभी भी है। यानी कि हिरोशिमा में एटम बम में जब सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद पहला पनपने वाला सजीव हमारा क्या था बच्चों, गिंको का पौधा। ये आपके नॉलेज के लिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव। आपने पिछली कक्षा में प्राकृतिकवास अध्याय के बारे में जाना था बच्चों। हम लोग ने 9th में प्राकृतिकवास का लेसन को स्टडी किया था और समझा था कि जीवों के विकास में उनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं। तो जाना था कि किसी भी जीवों के आवास में उसकी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति होती है, अर्थात भोजन, प्रजनन और सुरक्षा। ये 3 चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट है बच्चों जीवों के विकास के लिए, यानी भोजन, प्रजनन और सुरक्षा। तभी वो क्या होता है, उनके जीवों के विकास में उनको सहायता मिलती है। आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से उनकी संख्या में वृद्धि होती है। अगर आवास में पर्याप्त संसाधन ना हो तो उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो सकती है। हम ये भी देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है तो कुछ की तेज़ी से घट रही है। यानी ये देखा जाए तो एक तरीके से बैलेंस नहीं है कि कुछ प्रजाति की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन कुछ की तेज़ी से घट रही है। हमारे देश में बाघों की संख्या भी इतनी कम हो चुकी है कि बाघों की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। ऐसे ही बाज, सोन चिड़ैया तथा कई अन्य जीवों के साथ भी है। यानी ये विलुप्त क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो इनको आवास के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिल रहा है। जैसे बाघ हो गए, सोन चिड़ैया है या बाज है, ये सारे क्या विलुप्त हो रहे हैं। तो ठीक इसके विपरीत मनुष्य की संख्या इतनी ज़्यादा है कि मनुष्य के आवास में संसाधन की कमी होने लगी है। उसकी अपेक्षा में बच्चों मनुष्य की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आवास के संसाधन में इसकी कमी होने लगी। क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी पर बाघों की संख्या का कोई असर पड़ रहा है? यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा? अब आप यहाँ पर खुद सोचिए कि ये जो बाघों की संख्या क्यों कम हो रही है। देखिए मनुष्य की संख्या लगातार बढ़ने से क्या हो रहा है कि जंगलों की कटाई हो रही है, शहर बनाए जा रहे हैं, उससे जंगल में जो पाए जाने वाले थे जानवर बच्चों, उनके आवास पर इसका बहुत असर पड़ रहा है। धीमे धीमे उन जंगलों को काटने से प्रकृति पर भी असर पड़ रहा है, उसमें पाए जाने वाले जीवों पर भी असर पड़ रहा है। यदि किसी जीवों की संख्या में अगर अत्यधिक वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, ये बैलेंस सिचुएशन नहीं रहेगी किसी भी जीवों में। अब मान लीजिए किसी जगह से जंगल में शेर ही शेर हो जाएं,
बाघ ही बाघ हो जाएं, तो क्या जीवों ये कोई सही है? ये सही नहीं। ऐसा होने से शाकाहारी जीवों में कमी होने लगेगी। जब शाकाहारी जीव धीमे धीमे क्या होंगे, कम होने लगेंगे, तो फिर मांसाहारी पे भी इसका असर पड़ने लगेगा। तो इसी तरीके से किसी भी जीवों की संख्या में अगर अत्यधिक वृद्धि होती है तो ये बैलेंस सिचुएशन नहीं है। इस प्रकार जीवों के आवास एवं संसाधन उनकी उत्पत्ति, विलुप्त या बदलाव का एक ही कारण है। यानी कि जीवों का जो आवास एवं संसाधन है उनकी उत्पत्ति, विलुप्ति की बदलाव का एक कारण हो सकता है कि उनका आवास कैसा है या उनको जो ज़रूरत है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यही हमारा विलुप्ति या बदलाव का एक कारण भी हो सकता है। क्या किसी प्रजाति की जीवों की संख्या में वृद्धि इतनी तेज़ी से होती है कि उनके लिए खास संसाधन यानी जैविक और अजैविक दोनों घटक भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ते होंगे? तो जैविक और अजैविक घटक, ये भी बच्चों हम लोगों ने समझा था कि वो कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं। ये हम जानने के लिए हम निम्न ग्राफ का उपयोग करेंगे। देखिए बच्चों, हम लोग इसको समझते हैं कि जैसे कि क्या किसी प्रजाति की जीव की संख्या में वृद्धि जितनी तेज़ी से और उसके लिए खास संसाधन यानी जैविक और अजैविक घटक। तो जैविक और अजैविक घटक को मैं रिवाइज कर देती हूँ बच्चों। तो जैविक घटक में देखिएगा कौन कौन से आते हैं, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब उत्पादक में कौन से होंगे बच्चों? हमारे उत्पादक में हमारे होंगे हरे पौधे। हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा से क्रिया के द्वारा अपना भोजन को बनाते हैं। उपभोक्ता क्या है? ये जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तथा भोजन के लिए यानी पेड़ पौधों पर निर्भर है। और हमारे तीसरे में क्या है? अपघटक। अपघटक में जैसे हमारे आ गए बच्चों जीवाणु, जो क्या करते हैं यानी कि मृतोपजीवी कवक आते हैं, जीवाणु आते हैं। ये जो मृत जीवों के शरीर पर क्या होते हैं? परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि जैविक घटक में हमारे उपभोक्ता आ गए बच्चों, और क्या आ गए हैं? वो अपघटक आ गए और उत्पादक आ गए हैं। इसी तरीके से अजैविक घटक में कौन कौन से होंगे? अजैविक घटक में जिसमें जैसे जल, ताप, प्रकाश, आर्द्रता, ये सारे क्या हैं बच्चों? हमारे अजैविक घटक हैं। इसमें मिट्टी भी है अजैविक घटक में। क्या है? मिट्टी। और अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत इसमें आएंगे बच्चों नाइट्रोजन, कैल्शियम, गंधक, फास्फोरस। ये सब हमारे क्या हैं बच्चों? यानी कि अकार्बनिक तत्व हैं। ये सारे क्या हैं? हमारे अकार्बनिक तत्व। तो ये जानने के लिए हम निम्न ग्राफ का उपयोग करेंगे। ये ग्राफ सन 1780 के दशक में किए गए किसी प्रजाति के जीव की संख्या में वृद्धि और उनके लिए खास संसाधनों की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम है। यहाँ पर देखिए दो ग्राफ आपको दिए गए हुए हैं। पहला हमारा है खाद्य की आपूर्ति और दूसरा अनियंत्रित जनसंख्या में वृद्धि। तो यहाँ पर खास संसाधन की मात्रा में क्या दिया गया है? समय के साथ खाद्य की आपूर्ति, और यहाँ पर जनसंख्या में समय के साथ अनियंत्रित जनसंख्या में वृद्धि। तो ये दोनों ग्राफ बच्चों क्या क्लियर करते हैं? देखिए, क्या खास संसाधन और जनसंख्या की वृद्धि दर एक समान है? क्या आपको लग रहा है? यहाँ पर वृद्धि दर एक समान नहीं है। इनमें से किसके बढ़ने का दर ज़्यादा है? तो इनमें से अनियंत्रित जो जनसंख्या है इसकी वृद्धि के बढ़ने का दर ज़्यादा। यानी ये ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ उछाल रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या में वृद्धि की दर ज़्यादा है। वैज्ञानिकों का मानना था कि जनसंख्या में यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होगी तो खास संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। यानी वैज्ञानिकों ने ये माना था कि अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी, उनमें कोई बढ़ोतरी अनियंत्रित होगी, तो क्या खास संसाधन उनको पर्याप्त हो पाएंगे? पर्याप्त नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा, परस्पर द्वंद्व व लड़ाई से कुछ जीव मर जाएंगे जबकि कुछ बच जाएंगे। इनमें आपस में देखिए कुछ लड़ाई से या कुछ प्राकृतिक आपदा से, और कुछ प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? जैसे बाढ़ का आना, भूकंप का आना, चक्रवात का आना, ये सब क्या है? हमारी प्राकृतिक आपदा हैं। तो इसके द्वारा या परस्पर आपस में लड़ाई से कुछ जीव मर जाएंगे और कुछ क्या होंगे बच्चों? बच जाएंगे। इस तरह से जीवों की संख्या में वृद्धि क्या होगी? वो नियंत्रित रहती है। यानी कि जो प्रकृति है यही बैलेंस कर लेती है।
क्या करने के लिए? जीवों की संख्या में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बैलेंस कर लेती। क्या जो जीव बच गए उनमें से कुछ विशेषताएं होती हैं? क्या जीवों की प्रकृति का कोई प्रभाव क्या जीवों पर प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ता है? क्या डायनासोर की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा ही कारण रहा होगा? देखिए बच्चों, अभी हम लोगों में जो ये बीमारी है कोविड-19 की वजह से, इनमें से देखिएगा कि कुछ मृत्यु दर तो पहले से घटी है, लेकिन क्या है, पहले मृत्यु दर ज़्यादा थी, अब घटी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इनमें से जो कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी पहले से बीमार हैं, वो इस बीमारी से नहीं लड़ पा रहे हैं, उनकी मृत्यु दर ज़्यादा है। किसके कंपेयर में बच्चों? एक हेल्दी पर्सन के कंपेयर में। तो यानी ये कह रहे हैं कि जो प्रकृति से लड़ ले रहा है वही क्या है, वही हम बच जाएगा। यानी इनमें ज़रूर कुछ विशेष क्षमताएं हैं उससे लड़ने के लिए। तो ये क्या है, एक तरीके से नेचर है, प्राकृतिक इसको कहिए, महामारी है ये। तो इससे जो लड़ लिया, जो बच गया, वही क्या होगा, आगे सरवाइव कर पाएगा। और जो इससे झेल नहीं पा रहा है, या जो पहले से बीमार है, या जिनके बॉडी में इतना इम्यून सिस्टम नहीं है कि वो इससे लड़ पाएँ, वो इस बीमारी को सह पाएँ, तो वो बच्चों, उनकी मृत्यु दर ज़्यादा है। तो इस तरीके से प्रकृति में होने वाले घटनाओं को हम देखते हैं बच्चों। क्या डायनासोर की विलुप्ति के पीछे भी कोई ऐसा ही कारण रहा होगा? जो डायनासोर बच्चे ख़त्म हुए, क्या उनकी विलुप्ति हुई कि वो इस आवास में रहने योग्य नहीं रह पाए, या जो यहाँ की जलवायु थी बच्चों, वो उसमें सरवाइव नहीं कर पाए, या उनमें भोजन की कमी होने लगी, भोजन की कमी के कारण धीरे धीरे वो क्या रह गए, ख़त्म होते गए। कई वैज्ञानिक इसी दिशा में सोच रहे थे। साथ में उनके आगे कई सवाल थे, जैसे प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? क्या सभी जीव पृथ्वी पर उनके वर्तमान रूप से ही कहीं से डाल दिए गए हैं, या प्रकृति में जो जीव बच गए उनमें बदलाव आया, या वो विलुप्त हो गए? मतलब वैज्ञानिक इसी दिशा में सोच रहे थे, और उनके आगे बच्चों कई क्वेश्चंस थे कि प्रकृति में जो जीव हैं वो कैसे उनकी उत्पत्ति होती है? क्या सभी जीव पृथ्वी पर उनके वर्तमान रूप में ही उन्हें कहीं से लाकर कहीं पर रख दिया गया है, या प्रकृति में जो जीव बच गया उनमें बदलाव आया, या वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए? हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। हमने अभी देखा था कि जो कोशिकाएं हैं बच्चों, वो पहले ही कोशिकाओं से बनती हैं, और इन्हीं कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। हम लोगों ने बच्चों 9th में देखा था कि एक कोशिकीय जीव से किस तरीके से बहुकोशिकीय जीवों का विकास होता है। यानी कि एक कोशिकीय जीव पहले हमारे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनसे बच्चों धीमे धीमे किस तरीके से हमारे बहुकोशिकीय जीव आए। बहुकोशिकीय जीव में लास्ट में हम लोग ने पढ़ा था बच्चों स्तनधारी, वो तो बहुत ही मैच्योर में थे स्तनधारी, या पक्षी वर्ग को ले लेंगे हमारा, या इंसेक्ट वर्ग को ले लेंगे। तो इस तरीके से कई क्या हुए, कई बहुकोशिकीय जीव बने। तो क्या इनका कैसे बने, ये यानी कि ये क्या हुआ? उसी समय कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिकों ने, चार्ल्स डार्विन और उनके अल्फ्रेड रसेल वेसल थे, जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में व्यापक अध्ययन के आधार पर सिद्धांत दिए। यानी जो हमारे चार्ल्स डार्विन थे और अल्फ्रेड रसेल वेसल, उन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में बहुत ही व्यापक रूप से इसका अध्ययन किया और अध्ययन का आधार पर सिद्धांत दिए। आइए हम डार्विन के अध्ययन व अनुभव को समझें। तो अब हम किसको समझते हैं बच्चों? डार्विन के अध्ययन व अनुभव को समझते हैं। बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव। बचपन में ही डार्विन प्राकृतिक परिघटनाओं एवं प्राणियों के आवास, व्यवहार आदि के संबंध में रुचि रखते थे, और अपने आसपास से इनके विषय में जानकारी जुटाने लगे थे। यानी डार्विन को बच्चों बचपन से ही शौक़ था नेचर के पास जाने का, उसको समझने का, उसमें पाए जाने वाले एनिमल्स को समझने का। फिर उनसे जानकारी, वो अपने आसपास उनके विषय में जानकारी जुटाने लगे थे। उन्होंने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जीवों की विविधता पर और उस पर प्रकृति के प्रभाव से संबंधित जो अध्ययन किए, उससे वैज्ञानिक तथा सामाजिक सोच में व्यापक परिवर्तन आया। तो बच्चों, उन्होंने क्या किया था? आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जीवों में पाए जाने वाली विविधता, यानी कि
विभिन्नताएं पाना, विविधता, और उसमें प्रकृति के और उसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी नेचर्स का उस जीव पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे संबंधित जो अध्ययन किए उससे वैज्ञानिक तथा सामाजिक सोच में व्यापक परिवर्तन आया। सन 1831 में डार्विन को इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीप की सैर करने का मौका मिला। डार्विन जो थे बच्चों, उनको शौक था नेचर्स में जाने का, उस नेचर्स में पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखने का, ये सब उसमें बहुत रुचि लेते थे। डार्विन को कप्तान के साथी के रूप में कौन मिला था बच्चों? HMS बीगल नामक जहाज़ में MHS बीगल नामक जहाज़ में अन्वेषी यात्रा करनी थी। डार्विन को कप्तान के साथी के रूप में HMS बीगल नामक जहाज़ में अन्वेषी यात्रा करनी थी, जिससे नक्शा तैयार करना, इलाकों की खनिज संपदा और जैव विविधता का अध्ययन इत्यादि करना था। जहाज़ में रहने वाले अध्ययन करने वाले कक्ष के अलावा एक अच्छा पुस्तकालय भी था। जहाज़ में क्या था बच्चों? रहने के लिए तो था, साथ में पढ़ने के लिए भी कक्ष के अलावा एक अच्छा से लाइब्रेरी भी थी। बीगल का सफ़र कब से शुरू हुआ था बच्चों? 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 में ख़त्म हुआ। ये इनका सफ़र था बच्चों। 1831 में शुरू हुआ और 2 अक्टूबर 1836 में ख़त्म हुआ। अब पॉइंट देखिएगा, डार्विन का अवलोकन क्या है। बीगल के सफ़र के दौरान डार्विन ने कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन इस प्रकार हैं जिनसे उन्हें जीवों के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में मदद मिली। सफ़र के दौरान डार्विन ने समुद्र में पानी के नमूनों का अध्ययन किया तो उसमें उन्हें कई प्रकार के जीव दिखे और वे चकित रह गए। यहाँ पर उन्हें खाने व खाए जाने वाले अद्भुत खाद्य श्रृंखला नज़र आई। खाद्य श्रृंखला भी उन्होंने देखा कि कैसे एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर हैं, ये भी उन्होंने देखा। ऐसा ही उन्हें दक्षिण अमेरिका के जंगलों व पहाड़ पर तरह तरह के जीव के बीज भी दिखाई दिया, यानी कि अमेरिका के जंगलों व पहाड़ों पर उन्होंने जीवों के बीच भी खाद्य श्रृंखला दिखाई दी। उनके मन में आता रहा हर तरफ संघर्ष है। उनके मन में ये आया बच्चों कि हर तरफ संघर्ष है। इस तरीके से जीव आपस में संघर्ष रहते, मरो या मारो, मरो या फिर मारो। जो बच जाता है वही, जो बच सकता है वही बच रहा है, यानी कि जो लड़ के बच पा रहा है वही बच रहा है। शायद भौगोलिक ज़रूरत के अनुसार जो ढल गया वही जीव बच गया, यानी कि भौगोलिक वातावरण के अनुसार जो बच्चों ढल गया होगा वही बच गए। यानी कि जो डार्विन थे बच्चों, उन्होंने अवलोकन किया और अपने अवलोकन पर देखा कि जीवों की जो खास श्रृंखला भी उनको नज़र आई, तरह तरह की खास श्रृंखला, और उनके मन में आया कि ये संघर्ष है हर तरफ, अब कि जो बच जाता है वही रह जाता है, मरो या फिर मारो। इस तरीके से विचार उनके मन में आया। अभी भी आप देखते हैं जंगल में जो पाए जाने वाली बहुत सी खास श्रृंखला है, जिसमें जो शेर है वो हिरन का शिकार करता है खाने के लिए, तो क्या हर बार वो शिकार कर लेता है? ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कभी हिरन बच भी जाता हो, फिर वो वहाँ से बच निकला, यानी कि वो फिर कहाँ गया, बच के वो अपनी लाइफ को सेव कर लिया, यानी कि, और बाकी जो थे तो क्या ज़रूरी है कि वही हिरन नेक्स्ट टाइम शेर को मिले? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से जो बच जाता है, जो लड़ लेता है मुश्किल के थ्रू बच्चों अगेंस्ट, वही रह पाता है, यानी कि हर तरफ संघर्ष है। दूसरी बात है भौगोलिक, यानी इस वातावरण के अनुसार अगर आप नहीं ढलेंगे तो क्या है, नहीं बच पाएंगे। यही है कि माहौल के हिसाब से ढलिएगा, तभी आप उसमें अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और बच भी सकते हैं। तो शायद भौगोलिक ज़रूरत के अनुसार जो ढल जाता है वही जीव भी बच जाता है, ये उनके मन में आया। दूसरा पॉइंट है, देखिए, उष्णकटिबंधीय जंगलों में कई विविध प्रकार के प्राणी और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया था। दक्षिणी अमेरिका पहाड़ के ऊपर उन्हें ऐसी चट्टानें मिली जिनमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। साथ ही उन्हें एक ऐसे भूकंप का अनुभव हुआ जिससे समुद्र की सतह पर लगभग 3 मीटर तक ऊंची रही होगी।
उन्होंने दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों पर कुछ चट्टानें देखी बच्चों, जिनमें समुद्री जीव भी मिले, और उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर एक भूकंप आया हुआ होगा, जिससे जो समुद्र की सतह है वो 3 मीटर ऊंची हो गई। इस प्रकार का अवलोकन ये दर्शा रहा है कि समय के साथ महाद्वीप और महासागर में भी व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। ये जो महाद्वीप हैं या महासागर हैं बच्चों, तो ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं थे जैसे अब। हो सकता है इनमें भी समय के साथ परिवर्तन आया हो और आता रहेगा। अभी ये ऐसे हैं, बाद में कुछ बदलाव होगा तो ये दूसरी तरीके से होंगे। तो ये समय के साथ होने वाला परिवर्तन है, ये हमेशा होता था और होता रहेगा। देखिए, रेतीले समुद्र के किनारे स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों के अवलोकन से डार्विन ने यह अनुमान लगाया कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आ सकता है। यानी कि पृथ्वी पर जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं लगातार, उससे भी क्या होता है, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आता है। कहीं पर देखिए भूकंप आ जाता है बच्चों, तो वहाँ भी पृथ्वी की सतह में कितना परिवर्तन आता है, यानी बाढ़ आने से भी पृथ्वी की सतह में परिवर्तन का आना, या इस तरीके से कई आपदाएं आने से पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, परिवर्तन आने लगता है। विशालकाय विलुप्त स्तनधारियों, सरीसृपों इत्यादि के जीवाणु में उन्हें पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में विविधताओं के साथ साथ समानताएं भी हैं। यानी कि जब पहले जो जीव पाए गए, पहले सरीसृप या स्तनधारी जो बड़े बड़े जीव थे, जो अब विलुप्त हो गए, उनके जीवाश्म से, और अब पता चला, और पूर्व के जीव यानी कि और पूर्व के जीव और वर्तमान के जीव, यानी अब पाए जाने वाले और पहले पाए जाने वाले जीवों में बहुत सी डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस के साथ साथ बच्चों सिमिलरिटीज़ भी है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा। तो उनका ये मानना था कि पृथ्वी की सतह पे जो परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन के साथ साथ उसमें किसमें परिवर्तन आया होगा, जीवों में भी लगातार परिवर्तन हुआ होगा, आया होगा, ऐसा है। उनका ये अनुमान सही था। क्या आप जानते हैं कि 1938 में अफ्रीकी तट के किनारे जब मछुआरों ने एक मछली जैसा जीव पकड़ा, तब तहलका मच गया, क्योंकि तब तक ये मान्यता कि डायनासोर के साथ ही ये विलुप्त हो गए। ये इसे सीलकेंथ नाम दिया गया था। इनमें कुछ विशेषताएं उभयचरों की थी और कुछ मछलियों की। ये इस सीलकेंथ में देखिए, इसको ये मानना था कि ये जो डायनासोर के साथ खत्म हो गए, विलुप्त हो गए, लेकिन जब मछुआरों ने इसे पकड़ा तो फिर एक तरीके से तहलका मच गया। इनमें कुछ विशेषता उभयचरों की थी और कुछ बच्चों मछलियों की। उस समय ये मानना था कि इनका विकास रुक गया। उस समय क्या था कि इनका विकास रुक गया, अतः इसे लंबे समय तक जीवित जीवाश्म कहा गया। इसे लंबे समय तक क्या कहा गया था, जीवित जीवाश्म। परंतु अब हम जान गए हैं कि इनमें विकास की प्रक्रिया अभी भी हो रही है, इसीलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं होगा। तो इनको पहले ये मान लिया गया था कि जो ये हैं, इनकी प्रक्रिया जो है, विकास इनका रुक गया, इनको जीवित जीवाश्म के रूप में मान लिया गया था, लेकिन अब हम जान गए हैं कि इनका विकास की प्रक्रिया अभी भी हो रही, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन की कुछ विशेष अवलोकन। गलापागोस का एक द्वीप है बच्चों, उसके समूह पर डार्विन का कुछ विशेष अवलोकन क्या था। दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर नामक देश के पास स्थित गलापागोस टापुओं पर जब बीगल पहुंचा तो डार्विन ने व्यापक अध्ययन करने का मौका मिला। टापुओं के इस समूह पे कई छोटे बड़े टापू हैं जो ज्वालामुखी लावा से बने हैं। किससे बने थे ये? ज्वालामुखी लावा से बने हैं। गलापागोस के टापुओं के कैक्टस तथा अन्य पौधे, छिपकली, पक्षी, कछुए, वर्मी, आर्माडिलो आदि का डार्विन ने अध्ययन किया। चित्र 5 के थ्रू बच्चों हम इसको देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर है गलापागोस पर पहला है गोहेटा जैसे जीव, यानी कितने बड़े थे हमारे बच्चों, 60 से 10 सेंटीमीटर। पहले पे दिखा रहा है ये गोहेटा जैसे जीव कितने थे, 60 से 100 सेंटीमीटर थे। दूसरा हंस जैसा बुबी नामक पंक्षी, ये हंस जैसा बुबी नामक पंक्षी था,
फिर तीसरे पे बच्चों यहाँ पर कैक्टस दिखाई गया है आपको, कैक्टस जो 600 से 700 सेंटीमीटर थे। फोर्थ पे बच्चों फिंच जो कितनी बड़ी है, 10 से 20 सेंटीमीटर। और फिफ्थ पे कछुआ, ये कितना है बच्चों, 120 से 150 सेंटीमीटर। इस तरीके से कुछ पिक्चर्स निकल कर सामने आई हैं जो गलापागोस की पर थी, जिसको कि अभी हम लोग ने पिक्चर्स के थ्रू बच्चों जाना। पहला हमारा क्या है, गोहेटा जैसा जीव है बच्चों। दूसरा हमारा हंस जैसा बूबी पक्षी है। तीसरा हमारा बच्चों कैक्टस का पौधा है। और फोर्थ पे बच्चों फिंच है, फिंच एक बर्ड्स में है। और फिफ्थ क्या है बच्चों, हमारा कछुआ है। तो उन्होंने मुख्य रूप से यहाँ तक बीगल के पूरे सफ़र के दौरान जीवों के रंग, आकार, भोजन, आवास आदि संबंधी कई तथ्यों के प्रमाण को जुटाया, उनका सूक्ष्म अवलोकन किया एवं तर्क के आधार पर कई बातों को समझने की कोशिश की। यानी डार्विन ने बच्चों महाद्वीप पर, छोटे छोटे द्वीप पर, बड़े द्वीप पर उन्होंने पहुँचे, उन्होंने इसका अध्ययन किया, व्यापक अध्ययन, मतलब कि एक तरीके से उसको खूब दिन तक उसको देखे, समझे, परखे। देखने के बाद उनको लगा कि कई प्रमाण जुटाए और उसको सूक्ष्म छोटे से छोटी चीज़ों को भी उन्होंने महसूस किया, उसका अवलोकन किया और उसका तर्क के आधार पर कई बातों को समझने की की। और उन कई बातों को जो समझने की कोशिश की थी उसको उन्होंने पीछे समझा कि डार्विन ने ये बोला कि पहले के जो जीव थे और अब के जीवों में काफ़ी विभिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी हैं। यानी इनका प्रकृति पर भी असर पड़ा, प्रकृति ने भी जीवों पर असर डाला, या संघर्ष होता है, यानी संघर्ष हो रहा है हर तरफ, मरो या मारो, जो बच गया वही रह गया। तो इस तरीके से डार्विन ने अपने सफ़र के दौरान बहुत ढेर सारी बातों को सामने लाए, अध्ययन किया और जिसको हम लोग ने डार्विन के थ्रू जाना, डार्विन के सफ़र के थ्रू जाना। बच्चों यहीं पर इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं और आप लोगों को मैं होमवर्क दे रही हूँ, उसको देखिए। देखिए होमवर्क जो है बच्चों ये आपका है पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 का क्वेश्चंस नंबर है 5 और 6। इसमें आपको 5, 6 में बताना है कि 3 तत्व A, B व C के परमाणु संख्याएं क्रमशः 3, 9 एवं 11 हैं। कारण सहित व्याख्या कीजिए कि किन 2 तत्वों के रासायनिक गुण समान होंगे। और 3 तत्व की परमाणु संख्याएं क्रमशः 5, 7 व 10 है। बताइए कि कौन सा तत्व 18 वर्ग का है, कौन सा तत्व वर्ग 15 का है, कौन सा तत्व वर्ग 13 का है। क्या ये सभी तत्व किस आवर्त के हैं ये भी आपको बताना है। और ऊपर वाले क्वेश्चंस को भी बच्चों, इसको भी आपको होमवर्क में बताना है। ये दोनों होमवर्क को करिए बच्चों और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए। होमवर्क को प्रॉपरली करिए बच्चों। और एक बात, आप लोगों ने सेकेंड लेसन को जो कंप्लीट कर लिया था उसका भी नोट्स आपको दे दिया गया था, उस लेसन को आप लर्न करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन से स्टार्टिंग करिएगा, 5th क्वेश्चंस उसके भी आपको लर्न करने हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।